तो एक सवाल है सर, इस नागार्जुन की कविता पे मेरा पहला ये सवाल है हम्म। कि नागार्जुन जिस समाज से आते थे वो बिहार का था, और उस समय जो आज की परिस्थिति है, ये तो बीमारियों के कारण, महामारी के कारण अकाल पैदा हुआ है। मगर उस समय भारत का समाज ऐसा था कि कृषक समुदाय में भी काफी अकाल का दृश्य देखा जाता है। तो क्या इस चीज को वो जान रहे थे? और अगर जान रहे थे तो वो उन्होंने जिस तरह अपने साहित्य में इसको पिरोया है, तो उसको क्या आगे की और कड़ियों में भी जोड़ा जा सकता है क्या? देखिए, भारतीय समाज में जो अकाल है ये कई कारणों से रहा है। अच्छा। एक अकाल पर मैं एक पेपर पढ़ा था बहुत दिन पहले, आज से 15-17 साल पहले की बात है। और उस समय तक, जहाँ तक मुझे डेटा याद है, उस समय बंगाल प्रोविंस हुआ करता था। हाँ। और बंगाल प्रोविंस में बिहार, बंगाल और उड़ीसा तीनों हुआ करते थे। और मुझे जहाँ तक वो आंकड़ा याद है, 1855 से लेकर के 1905 तक 50 साल का आंकड़ा था। और 50 साल के आंकड़ों में अकाल से मरने वालों की जो संख्या थी वो 2,88,00,000 के आसपास थी। आप कल्पना कीजिए कि देश जो है भूख से मरा है। और अकाल, जब हम इसमें कोई रिसर्च में पढ़ रहा था तो ब्रिटिश के समय में जो भी अकाल पड़े हैं वह इसलिए नहीं अकाल पड़ा था कि उस समय में बारिश नहीं हुई या कुछ ये जो साधन थे वो नहीं थे, बल्कि उस समय में बीज उपलब्ध नहीं पाया था। अच्छा। जो अकाल के जो कारण रहे वो दो चीजों पर आश्रित रहा है। एक तो जहाँ पर मानसून पे खेती होती है वहाँ पे अगर बारिश नहीं हुई तो अकाल होगा। और दूसरा एक अकाल है उत्पन्न करने का भी। अकाल को लोग उत्पन्न भी करते। अच्छा। और जहाँ तक नागार्जुन का सवाल है, नागार्जुन उस समय लिख रहे थे जिस समय की आप देखेंगे, जैसे उनका जन्म 1911 में हुआ और उनकी मृत्यु 1998। तो नागार्जुन आजादी के पहले और आजादी के बाद, अगर आप इसको दो भागों में बांटते हैं तो लगभग ये आधा आधा उम्र जीते। अच्छा अच्छा। तो आजादी के पहले भी नागार्जुन देख रहे थे कि भारत की स्थिति क्या थी और आजादी के बाद भी देख रहे थे, लेकिन उनका जो लेखन है वो बाद के दिनों में ज्यादा धार पाई है। और जहाँ तक कि आप अकाल की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे जो कविता है अकाल और उसके बाद आप उस पर केंद्रित करना चाहेंगे। तो अकाल का मतलब था कि व्यक्ति भूख से मरना। और एक चीज मैं और आपको इसमें जोड़ना चाहूंगा। जी सर। हाँ। कि आनंद मठ जो उपन्यास है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की, आप उस उपन्यास को अगर आप पढ़ें तो उसमें भी अकाल के बहुत भयंकर वर्णन। अच्छा। दूसरे तीसरे पेज पर जब आप आते हैं, बहुत दूर मत जाइए, दूसरे तीसरे पेज पर जब आप आएंगे तो वहाँ पाएंगे कि अकाल से लोगों की मृत्यु होने लगी और भूख से लोग इतने बेचैन हो गए कि अन्न नहीं मिलने के कारण लोग आदमी को खाने लगा। अच्छा, ये बात है। अरे वाह। हाँ, मैं आनंद मठ की बात कर रहा हूँ। ओह माय गॉड। अच्छा। उसमें एक दृश्य है, 3-4 लोग एक जगह बैठे हुए और भूख से बड़े परेशान। तो उसमें से कोई एक बूढ़ा मर गया। अच्छा। बोला कि चलो इसी बूढ़े को खाते। अरे। फिर थोड़ी देर के बाद एक जवान मर गया, युवा मर गया। बोला छोड़ो बूढ़ा को क्या खाएंगे, इस युवा को ही खाते। देखिए, भूख जो है, भूख का एक ही धर्म है, वह है अन्न, भोजन। चाहे वो आदमी का बनाए या अन्य का भोजन बनाए,
अब ये जो सवाल है, इतनी जो दारुण स्थिति है, उस दारुण स्थिति को बहुत ही सहज तरीके से अगर किसी ने लिखने की कोशिश की है तो हम नागार्जुन में पाते हैं। और जो 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 आपके प्रश्न आएंगे, जिस पर आप बात भी करेंगे, वो अकाल से ही संबंधित होगा। ऐसे आप इस पर पूछिए, देखिए क्या बात आगे आती है, बताएं। सर, असल में इस कविता में सबसे पहले मैं कविता पाठ करूं कि बढ़िया रहेगा। हाँ, तो इसका हम लोग ज्यादा विश्लेषण अच्छे से कर पाएंगे और बच्चे भी समझ पाएंगे। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें के बाद। तो ये नागार्जुन की कविता है। मेरा इससे संबंधित एक पहला सवाल ये रहेगा, कविता से संबंधित, कि यहाँ पर इस कविता में केवल मनुष्य नहीं है, मनुष्येतर प्राणी भी बहुत सारे हैं। तो ये जो इकोसिस्टम है पूरा, ये अकाल से प्रभावित हो रहा है। तो एक प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते, मनुष्य को हम प्रबुद्ध मानते हैं, तो इस जो त्रासदी है, जो मानव मूलक त्रासदी है, उससे जो इतर जीव प्रभावित हो रहे हैं, इसका कारण भी मनुष्य ही है। तो फिर उसकी जो चेतना है, उसमें क्या गड़बड़ियां हैं जिसके कारण ये सब चीजें आ पाती है हमारे समाज में? देखिए, एक चीज क्या है कि अकाल का प्रभाव पशु पक्षी पर पड़े कोई जरूरी नहीं है, मेरा मानना है। मान लीजिए जो पशु पक्षी जंगल में है, उसको अकाल से क्या लेना सही है। हाँ, अब ये है कि जो मनुष्य के पास पशु पक्षी है, जो मनुष्य पर आश्रित है, उस पर तो प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए, एक जो इसमें जो आप बोल रहे थे, पशु पक्षी की बात बोल रहे थे, तो इसमें है क्या कि एक तो कुतिया है, छिपकली है, चूहे हैं, ये तीनों जो है भूख से पीड़ित है। बिल्कुल। और ये तीनों जो है धरती पर रेंगने वाले जीव है। हाँ। लेकिन कौवे को इससे अलग रखा। हाँ। देखिए कि कौवे के साथ में कई चीजें जुड़ी हुई। मैं नीचे से शुरू करता हूँ कि कौवों का बोलना मतलब शुभ संकेत है। हाँ। आने वाला है, अतिथि के आने से। हाँ, और यहाँ पर कौवा का मतलब है कि अन्न के आने से। हाँ, ये सही। अब एक चीज देखिए कि नागार्जुन की जो कविता है वो बहुत रहस्यमयी नहीं होती है। नागार्जुन की कविता की सबसे बड़ी विशेषता है। और आप जानते हैं कि नागार्जुन को आधुनिक कविता का कबीर कहा जाता है। कबीर इस संदर्भ में भी कहा गया कि बड़ी बेबाकी से नागार्जुन अपनी बात को रखते हैं, चाहे वो सत्ता के पक्ष में हो या फिर कोई शक्तिशाली व्यक्ति हो। अब एक जो कविता है लगभग 1950 के आसपास की है। उस कविता का नाम है बाकी बच गया अंडा। हाँ, सही। अब देख लीजिए, आजादी के बाद 1950 में अगर लिखा तो आजादी के बाद की स्थिति है। 5 पूत भारत माता के दुश्मन था खूंखार, गोली खाकर एक मर गया बाकी रह गए 4। अब एक कौन मर गया? तो भगत सिंह मर गए, आजाद मर गए। 4 पूत भारत माता के चारों चतुर प्रवीण, देश निकाला मिला एक को बाकी रह गए 3।
देश निकाला किसको मिला? तो सुभाष चंद्र बोस। हाँ हाँ। 3 पूत भारत माता के लड़ने लग गए वो, अगला हो गया उधर एक, बाकी बच गए 2। उधर एक जिन्ना। हाँ। अच्छा। 2 बेटे भारत माता के छोड़ पुरानी टेक, चिपक गया है एक गद्दी से, बाकी बच गया एक। अब देखिए जिस समय 50 में लिख रहे थे, नेहरू की ताकत क्या थी उस समय? बहुत बहुत बड़ी शख्सियत थे नेहरू। और उसके बाद लिखते हैं एक पूत भारत माता का कंधे पर है झंडा, अब पुलिस पकड़कर जेल ले गई, बाकी बच गया अंडा। अंडा ये गांधी के संदर्भ में है क्या सर? नहीं, ये जनता के संदर्भ। अच्छा, हाँ सही है। मतलब जो सत्ता है, तो मैं उनकी जो एक बेबाकी की बात कर रहा हूँ कि नागार्जुन की कविताएं बहुत सरल होती है, समझने के लिए दिमाग पे जोर नहीं देना पड़ता है, जो है रफा सफा है। सही बात। इसी तरह से अकाल की भी जो पीड़ा है, या जो अकाल का जो वर्णन है, जो आपने कहा कि पशु पक्षियों पर भी प्रभाव डालता है, तो आम तौर पे आप देखेंगे कि हिंदी साहित्य की कविताओं में कुतिया, छिपकली, चूहों पर बात लगभग नहीं की गई। हाँ ये तो है। नागार्जुन चूंकि लोक के कवि, लोक से शब्द लेते हैं, लोक के लिए कविता लिखते हैं, और लोक को ही समझाने का प्रयास करते हैं। अब एक चीज देखिए कि जो चूल्हा है, चूल्हे की आग अगर ठंडी हो जाए तो व्यक्ति के जीवन की में जो ताप है वो भी ठंडा हो जाता है। सही बात। अब है कि चूल्हा के लिए क्या चाहिए? आग चाहिए। आग हो और अनाज नहीं हो, हाँ, तो फिर क्या करें? तब भी तो वही स्थिति होगी। दूसरा है कि अनाज सीधे चूल्हे पर नहीं चढ़ेगा, चक्की से होके गुजरे। हाँ। अन्न का जो दाना है उसको चक्की में डालेंगे, पीसेंगे, कूटेंगे, तब जाकर। देखिए चूल्हा और चक्की दो जो है, चक्की का उदाहरण कबीर भी देते हैं। हाँ बिल्कुल। कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा हो, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। सही। अब यहाँ पर जीवन है, हाँ, कबीर वाले, हाँ, और यहाँ पर नागार्जुन जो है वो लोक में लाते। अब लोक में चक्की का मतलब है कि गीत संगीत से भी जुड़ा हुआ है। पहले महिलाएं चक्की पे गीत संगीत भी गाती थी, आटा भी पीसती थी, दाल भी पीसती थी। अब सवाल है कि अनाज होगा तभी तो चक्की चलेगी और चूल्हा जलेगा? नहीं है। अब देखिए कि जो घर से संबंधित लोग हैं उसमें अब चूल्हे की आस में कुतिया भी बैठी है। अनाज होगा तब ना उसको खाना मिलेगा। आप अभी देख रहे हैं कोरोना संकट में जो पशु पक्षी हैं वो कितने दुबले पतले हो गए। अलग से उनको परवरिश के लिए खर्च कर रही है सरकार। बिल्कुल। अब है क्या कि जब आदमी को ही खाना नहीं मिल रहा है तो कुत्ते और बिल्लियों को कहाँ से खाना देंगे? अब कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। अब जब घर में अनाज नहीं होगा तो एक छोटा सा जानवर, देखिए छिपकली को आपके खाने से कोई लेना देना नहीं, उसके लिए कीट पतंगा ही का, लेकिन मनुष्य के जीवन से वो भी प्रभावित हो रहा है। जब घर में अनाज नहीं तो डिबरी में तेल कहाँ से जलाएं? अब ये सवाल है कि जो चूहे हैं, चूहों की एक विशेषता होती है, जो खेत में चूहा होता है वो साल भर अपना अनाज भर के रख लेता है, लेकिन जो घर में चूहे होते हैं वो तो घर के ही अनाज पे जिंदा रहे। अब यहाँ पर देखिए कि
की जो विशेषता है, ये जो 4 पंक्ति है, चारों पंक्ति में जो शुरू की जो 3 शब्द है, कई दिनों तक कानी कुतिया, कई दिनों तक लगी भीत पर, कई दिनों तक चूहो, ये कई दिन। अब आप सोच सकते हैं कि एक साधारण कवि किसी कविता की शिल्प को इस तरह से गढ़ दे, बार बार रिपीटेशन करने के बाद ही उसके अलग अलग अर्थ निकले, यह तभी संभव है जो कबीर किया करते थे, नहीं तो नागार्जुन की कविताओं में है। अब आप देखेंगे कि जो अगली 4 पंक्ति, ये था कि जब अनाज नहीं था तब, जब अनाज के दाने आए तो फिर क्या होता है। तो कई दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, हाँ, कई दिन अंत में आ गया। अब देखिए, जब दाना आया तो आंगन में धुआं उठेगा, चूल्हा जलेगा ना। हाँ। और चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। यहाँ 2 देख लीजिए, कोई पशु पक्षी नहीं है, एक संकेत है। कौवे ने खुजलाई पाखें कई दिनों के बाद, मतलब कि एक आगमन का, शुभ आगमन का संकेत है, अकाल खत्म हो गया। हाँ। अब इसकी भी एक शिल्पगत विशेषता देखिए कि जिस तरह से शुरू की जो पंक्तियां है उसमें कई दिनों तक 4 बार आया है, उसी तरह से दूसरा जो खंड है उसमें भी कई दिनों के बाद, उसमें कई दिनों तक है और इसमें कई दिनों के बाद है। कई दिनों के बाद, कई दिनों के बाद, कई दिनों के बाद, कई दिनों के बाद, ये जो शिल्पगत विशेषता है, ये इसकी बड़ी खूबसूरती है और बार बार दोहराने के बाद भी इसके सौंदर्य बोध में कोई कमी नहीं आती है। एक चीज और इस कविता के माध्यम से जो मुझे लगता है कि पहली 4 पंक्ति जो है वो प्रश्न है और बाद में जो 4 पंक्तियां हैं वो उसके उत्तर हैं। अब अगर आप इनकी पंक्तियों को इस तरह से देखें कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, और 5वीं पंक्ति है दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। फिर जो दूसरी पंक्ति है, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, किसके पास? चूल्हे के पास। और चूल्हे से क्या हुआ? धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। हाँ, पहला एक तरह से प्रश्न है, दूसरा जवाब। दूसरा जवाब है। फिर तीसरी जो पंक्ति है, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। हाँ। और फिर इसकी जो 7वीं पंक्ति है, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। हाँ। फिर जो 4थी पंक्ति है, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, वो बेचारा अब चल भी पा नहीं रहा। कौवे ने खुजलाई पाखें कई दिनों के बाद। ये उदासी का ये उम्मीद बन गया नीचे। हाँ, कि एक चीज देखिए, इसमें आदमी का ही नहीं। सही बात है। और आदमी का संबंध अगर किसी से है तो वो चूल्हा से है और चक्की से है। अब जब चूल्हा चक्की अगर जलाए और चल रहा है तो इसका मतलब है कि वो उसको जलाने वाला और चलाने वाला कौन है? आदमी ही है। अकाल का प्रभाव केवल आदमी पर ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों पर भी पड़ा है। एक चीज और आप देखिए कि एक और कविता है, शासन की बंदूक। अब इसमें कह रहा हूँ कि जो बेबाक कवि होते हैं वो किसी की परवाह नहीं करते। सर, मैं यही अभी सवाल भी पूछने वाला था कि नागार्जुन जब ये अकाल को देख रहे हैं तो इस अकाल से संबंधित और भी कई पृष्ठभूमियों से जो जुड़ी हुई रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है नागार्जुन की, जो कि उनके लेखकीय व्यक्तित्व को हमारे सामने ला सकती है? देखिए, जो शासन की बंदूक है उसकी पहली पंक्ति ही आपको इससे संबंधित है। खड़ी हो गई चाप कर
कंकालों की भूख। ये कंकाल कहाँ से है? कंकाल कब होता है? जब आदमी के शरीर पर से मांस हट जाए। हाँ, और वो मैं क्या कहा कि कोई भी जो अकाल है, अगर उसमें सरकार चाहे तो उस अकाल से लड़ सकती है सरकार, और जनता में वो उसको अकाल से मुक्त कर सकती है। लेकिन होता क्या है कि शासन के जो पहरेदार हैं, जो चौकीदार हैं, जो सिपह सलार हैं, वो जनता की भावनाओं को किस तरह से अपनी संवेदनाओं में लेते। अब देखिए, दूसरी पंक्ति है, उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक। फिर उससे आगे बढ़ते हैं, बढ़ी बधिरता 10 गुनी बने विनोबा मूक। अच्छा। फिर उसके बाद जो अगली पंक्ति है, एक एक छोड़ के मैं बोल रहा हूँ। सत्य स्वयं घायल हुआ, गई अहिंसा चूक। लेकिन जो अंतिम जो 2 पंक्ति है कि जली ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। अब ये एक जो सवाल है कि जो किसी भी भाव को अभिव्यक्त करने के जो साधन है, वो कवि के पास में बहुत कुछ है। क्योंकि नागार्जुन बहुत बड़े विद्वान कवि रहे हैं, और इनको बांग्ला, मराठी, कई भाषाओं में इनके पास चीजें रही हैं, विषय को लेकर के ज्ञान रहा है। लेकिन इनकी सबसे बड़ी जो विशेषता है, जो व्यंग है, कविताओं में जो व्यंग है, वो बहुत उसकी धार पैनी है। अब आपको एक छोटा सा, जैसे आपने अकाल पर देखा, तो आप शिक्षा की व्यवस्था को आप देखिए, जो नागार्जुन जो कहते कि जो ग्रामीण जीवन में जो शिक्षा व्यवस्था है, उसको अगर आप नागार्जुन की नजर से देखें तो आपको पता चलेगा कि वही नजर आपकी भी हो सकती है। और किसी भी कवि की सफलता जो वही है, जो लोगों के बीच उसी दृष्टि से देखे, ये हमारी है, हमारी। अब जो स्कूल के बारे में जो नागार्जुन लिखते हैं, घुन खाए सहतीरों पर 12 खड़ी विधाता बाची, फटी भीत है छत है चूकी, बरसा कर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में 5 तमाचे, इसी तरह से दुखन मास्टर गढ़ता है आदम के साथ। एक चीज देखिए, 12 खड़ी, सहतीर, घुन, बिस्तुइया, हाँ ये फिर आ गया। फिर वही देख लीजिए, वहां भी है यही लोक है, यही मानवेतर प्राणी है। यही कह रहा हूँ कि जो 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 लोक के जो शब्द है नागार्जुन के पास में, उसका विशाल भंडार है। सही। और इस भंडार को लेकर न केवल नागार्जुन अपनी बात को रखते हैं, बल्कि एक और कविता में आपसे उसके कुछ मैं पढ़ना चाहूंगा कि जो अकाल है और अकाल से जो पीड़ित जनता है, और इसमें जो सरकार की भूमिका है, इस तीनों को मिला करके नागार्जुन की एक और कविता है, सच न बोलना। अच्छा, सच न बोलना, ये जो है हजार बाहों वाली कविता संग्रह से है। अच्छा अच्छा। और उसमें ये कहते हैं उसमें नागार्जुन, जन गण मन अधिनायक जय हो, प्रजा विचित्र तुम्हारी है। अच्छा। भूख भूख चिल्लाने वाली अशुभ अमंगलकारी। अच्छा। ये देखिए, जो उसमें जो प्रजा की बात हो रही थी, जो जनता है, जो अकाल से जो पीड़ित है, और फिर शासन की बंदूक, या फिर जो इसके जिम्मेदार है, मान लीजिए कि अनाज का भंडार हो और फिर भी जनता भूख से मरे, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं सरकार में कुछ वैसे लोग भी हैं जो आम जनता तक उस अनाज को नहीं पहुंचने देना चाहते हैं, और वो कालाबाजारी करना
चाहते हैं। और ये आज भी हो रहा है सर। और देखिए, जो जो कविताएं कालजयी होती है वह अपने समसामयिक संदर्भ को समेटती है। कालजयी कविताओं की सबसे बड़ी विशेषता है कि जब जब वैसे संदर्भ होंगे तब तब वो कविता आपको फिट हो जाएगी। असल में ये समाज से हमेशा जुड़ते रहते हैं। बिल्कुल, जैसे आपने कहा ना कि समसामयिक संदर्भ से, तो जो अभी का संदर्भ है, आप देखिए, जिसको नागार्जुन कहते हैं, जमींदार है, साहूकार है, बनिया है, व्यापारी है, अंदर अंदर बिकट कसाई, बाहर खद्दरदारी। ओहो, बिल्कुल आज के संदर्भ में भी बैठ जाता है ये बात, ये बैठ जाती है। मैं कह रहा हूँ कि जो सच न बोलना, अगर आप सच बोलेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं सरकार की तरफ से कोई इस तरह की पाबंदी तो न लग जाए। और आप देख रहे हैं कि सच बोलने वालों की का हश्र क्या हो रहा है, जेल जा रहे हैं। चूंकि अधिनायक जय जनक है, मतलब लोकतंत्र में राजतंत्र की बात। अधिनायक शब्द तो उसी को प्रतीकित है। यस, जो अधिनायक है आप उसके अधीन है, जिस नायक के अधीन है। अब अगर अभी भी अगर आप अधिनायक ढूंढेंगे तो कौन होगा? तो वही होगा, जमींदार है, साहूकार है, बनिया है, व्यापारी है, और बाहर खद्दरदारी है, जो नेता है। और एक चीज देखिए, छुट्टा घूमे डाकू गुंडे, इसी में छुट्टा घूमे डाकू गुंडे, छुट्टा घूमे हत्यारे, देखो हंटर भांज रहे हैं, जस के तस जालिम सारे। अरे वाह। अब ये जो सच न बोलना, जो 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 मैं कह रहा था आपसे कि जो नागार्जुन की जो पैनी दृष्टि है समाज को देखने, जो इतनी बेबाकी से सरकारी तंत्र हो, राजनीति हो, भ्रष्टाचार हो या फिर अपराध हो, जब उस पर लिख सकते हैं, तो अकाल पर लिखना मुझे नहीं लगता कि नागार्जुन के लिए कोई बड़ी बात रही हो। लेकिन हाँ, बड़ी बात यह है कि इन 8 पंक्तियों की कविताओं में नागार्जुन ने जिस तरह से उस समसामयिक संदर्भ को घेरा है, वह बहुत ही लाजवाब। सही बात। और सर, आपने जो कविताएं अभी जो सुनाई हमें, वो जो एक तरह से प्रशासनिक और राजनीतिक पहलू है इस अकाल को क्रिएट करने में, वो बिल्कुल बैठ जाता है आज के वही संदर्भ में, जैसा कि जबकि वो बात कर रहे थे नागार्जुन अपने समय में। जी, देखिए, एक चीज है कि नागार्जुन अगर प्रश्न उठाते हैं तो आंदोलन की भी बात करते हैं। सही बात। भ्रष्टाचार पे उनकी एक कविता है युगधारा में, प्रेत का बयान। हाँ सही, भोलानाथ का जीव एक और भी। और इसी तरह से देखिए कि ये नहीं कि वो इसको स्वीकार कर लेते, बल्कि बादल को गिरते देखा जो कविता है, उसने एक आवाज दिया आंदोलन को लेकर के कि ऐसा नहीं कि हम तुम्हारी इस स्थिति को स्वीकार कर लेंगे जो तुमने हमें दी है, बल्कि हम उसके लिए आवाज भी उठाएं। और चूंकि आप देखिए, नागार्जुन प्रगतिशील विचारधारा के कवि रहे, और जो प्रगतिशील आंदोलन है उस आंदोलन की नींव ही मार्क्सवादी विचारधारा पे रही है, जो समाज में जो धन को लेकर के जो असमानताएं रही, उस पर भी प्रगतिशील लेखकों ने काम किया है। अब जो कवि इस विचारधारा से भी गुमरे, अकाल का जो प्रभाव है किस पर पड़ेगा? जमींदार पर पड़ेगा, व्यापारी पर पड़ेगा, सरकारी तंत्र पे पड़ेगा, या खद्दरदारी पे पड़ेगा? अकाल का प्रभाव सबसे पहले जनजीवन पे पड़ेगा। जो हाशिए पर के लोग, उसी पर जो गरीब है, मजलूम है, उस पर पड़ेगा। और यह कविता जो हाशिए पर के लोग हैं, जो गरीब हैं, उसको समर्पित कविता है।
सही बात। हाँ बताइए सर एक बात ये है कि एक मैं नई कविता है नागार्जुन की और काफी प्रसिद्ध है ये रचना। हम्म, एक तरफ तो हम अकाल और उसके बाद की रचना देख रहे हैं हम्म, और दूसरे तरफ एक उनकी कविता है बहुत दिनों के बाद। हम्म, तो जैसा कि आपने पहले 4 पंक्ति का जवाब कहा नीचे की 4 पंक्तियों को, हम्म, अकाल और उसके बाद में, तो उस अकालमय पृष्ठभूमि से उबरते हुए उस समय का आम दौर भी रहा था, जैसा कि ये बहुत दिनों की बाद कविता में लिखते हैं। ऐसा भी देखा जा सकता है। इसमें एक जगह है, उन्होंने 4 पंक्ति में बोलूंगा आपको कि बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी पकी सुनहरी फसलों की मुस्कान। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर सुन पाया धान कुटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान। तो ये जो रचना है यहाँ पर जो मैं बस ये तो हालांकि पूरे खेतिहर जनजीवन को उजागर करती है रचना ये, मगर इस जो प्रसिद्ध रचना है ये हम उनकी नागार्जुन की, तो देखिए कि जब ये कहते हैं कभी बहुत दिनों के बाद, तो ये तो एक अकाल क्या उस दौर की अनिवार्य स्थिति थी क्या, सवाल ये उठता है, क्योंकि ये बहुत दिन बाद जो कहते हैं इससे तो यही पता चलता है। देखिए होता क्या है कि जो व्यथा की कथा लंबी होती है और सुख में संवाद संभव नहीं होते। सही बात। आदमी को गर्म तवा पर बिठा दी तो एक एक सेकंड का हिसाब देगा। सही। जब पेट में अन्न नहीं हो, भूखा पेट हो, तो वो उसके लिए कुछ समय भी बहुत होगा। उसके लिए एक दिन आदमी भूखा रह जाए तो छटपटाने लगता है। अब जब अकाल ही पड़ा तो जब अगली बारिश होगी, फसल हो, तब जाकर के उसको अन्न का दाना नसीब हो या फिर कहीं से उसको मदद मिले तब। तो ये जो चीजें हैं कि एक आशा और उम्मीद की भी किरणें हैं कि जो अभी स्थिति है, कवि का काम केवल प्रश्न रखना ही नहीं होता, बल्कि एक समाधान भी देना होता है या फिर एक उम्मीद जगानी। नहीं तो फिर आदमी जो है वो उसी से टकरा कर मर जाएगा। सही। अब इसीलिए नागार्जुन जिस बात को वो लिखते हैं और कहते हैं, तो आप पाएंगे कि नागार्जुन जितना प्रश्न करते हैं इस कविता में, विशेष करके अकाल के बाद में, उसमें उत्तर भी वो देने का प्रयास करते हैं। अच्छा। दूसरी बात कि कोई भी कवि तभी सफल होता है जब जनता की चेतना के साथ अपने शब्दों को मिलाकर एक मधुर गान गाए। सही बात। अब ये जो सबसे आप देखेंगे कि जितने भी महत्वपूर्ण कवि हुए, साहित्यकार हुए, उनकी जो केंद्रीय वस्तु रही है, जो विचार रहे हैं, वह आम मजलूमों से जुड़कर रहे, जो दुखी रहे हैं। और संसार में अभी तक आप देखेंगे कि जो भी आविष्कार हुए वो दुख दूर करने के लिए ही आविष्कार हुए। जो दुख बयां करेगा तभी आप उसके दुख दूर करने की भी चिंता करें। सही बात। लेकिन कभी कभी दुख इतना बड़ा हो जाता है, लगता है कि अब इस अंधेरे में कभी सुबह नहीं होगी। लेकिन कवि के बारे में कहा जाता है कि जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। वो देखता है कि यह जो धुंध है, यह जो अंधेरा है, इसके पार हमें जाना है। देखें तिमिर के पार क्या है, उस रहस्य को भी वह जानना चाहता है। और नागार्जुन एक ऐसे कवि हैं जो 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 बीमारी को सामने रखते, मान लिया जाए कि जो डायग्नोसिस है, अगर डॉक्टर को पता चल जाए कि कौन सी बीमारी है, तो उसकी दवाई की खोज आप
कर लेंगे। नागार्जुन जैसे कवि इसी तरह की जो दुख की जो बीमारियां हैं उसको वो खोज लेते हैं और फिर वो कहते हैं कि अब इसकी दवा क्या है। तो उसकी दवा तो मौजूद है कि वहाँ साहूकार के पास में दवा है, व्यापारी के पास दवा है, या फिर खद्दरधारी जो नेता है उसके पास दवा है। सही है। तो नागार्जुन की एक और एक चीज देखते कि कबीर सबसे ज्यादा प्रश्न ही करते। जो कवि प्रश्न करता है वह जनता से जुड़कर करता है। उत्तर तो केवल कल्पनाओं में ही संभव है। प्रश्न जो है यथार्थ को संबोधित करता है और यदि कोई रेडीमेड उत्तर आपके सामने ला दे तो आप समझिए कि वह आपके लिए अनावश्यक है। हाँ बताए। इसी में जो जैसे कि एक तरह से ये पता चल रहा है सर आपके पूरे डिस्कस से कि जो परिस्थिति मतलब अकाल से उपजी है उसमें तो निश्चित रूप से सबसे ज्यादा नुकसान अगर होता है तो जो हाशिए पर लोग हैं उनका नुकसान होता है। तो हमारे समाज में पहले से ही मतलब इसके निराकरण की बातें तो चल रही है मगर वो जस की तस एक हाशिए पर का जो समाज है वो आज भी जस का तस बना हुआ है। आज भी महानगरों से लौटते हुए लोग सड़कों पर पैदल आ रहे हैं। तो एक जो सुविधा संपन्न वर्ग है, मान लीजिए सरकार थोड़ी देर के लिए ये नहीं कर पा रही है पिछले आजादी के बाद से ही अभी तक, तो जो सुविधा संपन्न व्यक्ति है जो कि बहुत ही अच्छे जीवन स्तर को भोग रहा है, तो क्या उनकी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? कम से कम एक मानवता के नाते तो वहाँ ये होनी चाहिए। और वो जो गैपिंग है वो जो नहीं हो पा रहा है, क्या इसके लिए नागार्जुन ऐसी बातें कहीं कर कहते हैं या फिर इस कविता से उद्घाटित होती है? देखिए ये चीज जिम्मेदारी के साथ में एक और चीजें जुड़ती हैं। जिस 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 समृद्ध वर्ग की बात आप कर रहे हैं वो उसकी जिम्मेदारी में नहीं आता, पहली बात। अच्छा। उसके नैतिक जिम्मेदारी में आता है। हाँ, अच्छा। जिम्मेदारी सरकार की है और ये कह करके पल्ला झाड़ लेना कि समृद्ध लोगों को इसमें भाग लेने चाहिए, तो पहले सरकार तो भाग ले। आज जो लोग कोरोना में पैदल आ रहे हैं तो पैदल आने या फिर उसकी सारी व्यवस्था करने का जो जिम्मेदारी है वो सरकार की न कि व्यक्ति की है। हाँ, आप अगर उसमें पाप पुण्य ईमान धर्म वगैरह वगैरह से जोड़ करके अगर आप देखते हैं तो ये आपकी व्यक्तिगत आकांक्षा है, लेकिन जहां तक जिम्मेदारी का सवाल है जिम्मेदारी तो सरकार की है। बाकी करे न करे सरकार को करना चाहिए। इसीलिए नागार्जुन इन तमाम सवालों को जोड़ करके खद्दरदारी से जोड़ते। सही बात, खद्दरदारी की बात है। और ये सर एक बात मैं यहाँ एक थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा कि जब खद्दरधारी पर वो इस तरह तीखा प्रहार करते हैं तो हम गौर करिए कि अभी एक प्रधानमंत्री के जरिए भी फंड मांगा गया था जनता से और उसका सदुपयोग भी नहीं हो पा रहा है। कुछ यही चीजें आप संकेतित करना चाह रहे हैं क्या? नहीं, देखिए वो एक राजनीतिक मामला है और राजनीतिक मामलों को राजनीतिक तरीके से निपटना चाहिए, अकादमिक तरीके से नहीं। लेकिन इस संदर्भ में अगर जनता को लगे कि इसकी अगर खोज करनी चाहिए तो करने में कोई बुराई नहीं है। उसके लिए बहुत सारे कानून हैं, RTI है, पूछताछ से। लेकिन जहां तक जो सरकार है, देखिए सरकार का मतलब ये नहीं है कि वो राजतंत्र का सरकार है, ये है प्रजातंत्र। लेकिन एक महत्वपूर्ण विषय पे मैं बात करना चाहता कि भारतीय समाज की जो संरचना है उसमें परिवार एक इकाई और परिवार में यहाँ पर लोकतंत्र नहीं है। हाँ, ये बात सही। परिवार में राजतंत्र है, जो मुखिया बोलेगा वही होगा। अब इस राजतंत्र वाले लोग लोकतंत्र को कैसे चुन सकते?
सही बात। और यही समस्या भारतीय राजनीति की रही है कि लोकतंत्र का चुनाव राजतंत्र के माध्यम से हो रहा है। दिखने में बहुत छोटा लग रहा है, ये परिवार बहुत एक छोटी इकाई है। हाँ। लेकिन इन्हीं परिवारों को मिला करके तो समाज, राज्य, देश बनता है। हाँ। अब जब इसकी प्रवृत्ति राजतांत्रिक, ये तो लोकतांत्रिक कैसे हो सकती है, नंबर 1। और राजतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसमें न्याय नहीं होंगे, समानता नहीं होगी, स्वाधीनता नहीं होगी और बंधुता नहीं होगी। क्योंकि कोई भी राजतंत्र का जो आधार है या तानाशाही का जो आधार है वह अन्याय, असमानता, स्वतंत्रता, गुलामी और जो एक तरह का भेदभावपूर्ण समाज है उसमें वह हायरार्की बनाएगा, संस्करण बनाएगा और उसी के आधार पर वह अपने शासन को चलाएगा। चाहे आप हिटलर को ले लीजिए, चाहे मुसोलिनी को ले लीजिए, वगैरह वगैरह, जो भी बहुत सारे आपको मिलेंगे। और इस तानाशाही से कभी भी लोक का कल्याण नहीं हुआ है। अगर इससे कल्याण होता तो फिर समूचे विश्व में लोकतंत्र की स्थापना नहीं होती। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी समसामयिक संदर्भ या राष्ट्रीय संदर्भ ऐसे बनते हैं जहां पर की खद्दरधारी एक अघोषित राजा के रूप में स्थापित हो जाते हैं और हम विश्व के अनेक देशों में ऐसा पाते हैं, देखते हैं। तो ये इसके लिए हमें सबसे पहले मतलब परिवार के ऊपर और परिवार के परिस्थितियों पर काम करना होगा। तो फिलहाल नागार्जुन पे काम कर लेते हैं। तो सर यही बात मैं यही कह रहा हूँ कि असल में हमें अगर अपने सामाजिक पृष्ठभूमि पर गहरा शोध अगर हो जाए तो शायद ये अकाल की समस्या निपट सकती है और फिर एक स्वस्थ मानव जाति का समाज बनाया जा सकता है। क्यों? हाँ, जरूर जरूर। यही तो हम चाहते यही हम चाहते हैं कि जो मनुष्य का जो उद्देश्य है एक मानव कल्याण के प्रति समर्पित होना, कम से कम मनुष्य के लिए सोचे, मानव के लिए सोचे। और जिस दिन ये हो जाएगा मुझे नहीं लगता कि अकाल भी कोई बड़ी समस्या रह जाए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही अच्छा डिस्कशन रहा। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी आपको भी। और आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए और मैं जहाँ तक कोशिश किया अपने तरफ से इसको जवाब दे पाया। बहुत अच्छा रहा सर। ठीक है, धन्यवाद।